नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 16 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके फादर ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 3 मार्च 2005 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है दोपहर के 2:16 और जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो ये अभी 12वीं क्लास में है, 12वीं कक्षा में हैं और इन्होंने PCM लिया है और साथ में बायोलॉजी भी लिया है, यानी कि PCM भी इन्होंने ऑप्ट किया है। जानना चाहते हैं इनके पिताजी कि IIT से कंप्यूटर साइंस करने की संभावना है, यानी कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने की संभावना है और उसमें भी कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में सफलता है या नहीं। या दूसरी ओर जानना चाहते हैं कि MBBS करना कैसा रहेगा। IAS बनने के योग के बारे में भी जानना चाहते हैं और इसके अलावा कहते हैं कि कोई और करियर का सुझाव अगर हो तो भविष्य कैसा है इस जातक का, फादर की आयु क्या नज़र आ रही है इस कुंडली से और मदर की आयु कैसी नज़र आ रही है इस चार्ट से, ये भी पूछा गया है। चलिए इनके प्रश्नों का उत्तर हम आखिर में देंगे। सबसे पहले इनकी लगन कुंडली को देखते हैं जो हमारे समक्ष है। 3 नंबर से ये पत्रिका प्रारंभ हो जाती है, यानी कि मिथुन लगन की कुंडली बन जाती है यहाँ पर। और चंद्रमा देवता देखें तो वो वृश्चिक राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो ये कुंडली मिथुन लग्न एवं वृश्चिक राशि की बन जाती है। लग्न का मान 26 डिग्री है। देखिए मिथुन लग्न ऐसे जातकों के स्वभाव के बारे में कहा जाए या इनके बारे में कहा जाए तो ऐसे लोगों में पोटेंशियल बहुत होता है। ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जीवन में बहुत आगे जाएंगे और जाने की संभावना भी होती है, लेकिन कई बार ये उस अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाता, यानी कि जो आउटकम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है इन्हें। तो वहां पर कई बार ये लैक कर जाते हैं। अब क्यों लैक करते हैं तो देखिए द्विस्वभाव राशि जो है ये बन जाती है। द्विस्वभाव राशि मिथुन राशि जो है ये द्विस्वभाव राशि है। तो ऐसे जातकों के मन में ना 2 चीज़ों को लेकर के या 2 बातों को लेकर के हमेशा से एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं। अभी इनके प्रश्न को ही हम समझें तो एक तो ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ मेडिकल के क्षेत्र में भी इनका रुझान है। यानी कि एक तो वैसे ही समझा जाए तो दोनों में से कोई भी आसान नहीं है, बहुत ही टफ है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं ऐसे एग्जाम्स। उसमें से दोनों की तरफ ऑप्ट करना अल्टीमेटली क्या रिजल्ट देगा, यानी कि परेशानी होगी, आउटकम में देरी होगी या फिर। तो यही परेशानी आती है कि जातक में पोटेंशियल तो होता है लेकिन कई बार चुनाव गलत कर लेना या फिर इस तरीके से कन्फ्यूजन की स्थिति की वजह से कई बार परेशानियां देखने को मिलती है। तो एक दिशा में कदम बढ़ाइए, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका रुझान हो, उस एक दिशा में आप कदम बढ़ाइए, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। दोनों जगहों पर पैर डालने से आप कहीं पर भी सही से नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं पर भी सही से खड़े नहीं हो पाएंगे। यहां पर समझें लगन में शनि बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शनि अष्टमेश एवं भाग्येश होकर के लगन में जाकर के बैठा हुआ है और लग्नेश देखें बुध वो जाकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है। शनि लगन में बैठा और अपनी 10वीं दृष्टि से लग्नेश को देख भी रहा है, यानी कि शनि का प्रभाव आपके स्वभाव के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर रहने वाला है। यहाँ पर शनि अष्टमेश और भाग्येश दोनों बनते हैं, तो भाग्येश होने की वजह से शनि को हम एक शुभ ग्रह लेंगे, लेकिन वहीं अष्टमेश होने की वजह से यहाँ पर शनि के अंदर कुछ पाप प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। लगन में यहाँ पर शनि वक्री होकर के बैठा हुआ है। मैच्योरिटी ये शनि आपको देने वाला होगा और कहीं ना कहीं ये शनि आपके भाग्य में उन्नति आपको देगा, भाग्य का सहयोग आपको दिलवाएगा। लेकिन साथ ही साथ चूंकि अष्टमेश है तो कई बार ये अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में लाने वाला होगा, तो उससे बचने की आवश्यकता है। कैसे बचेंगे तो सही निर्णय लेकर के बचेंगे। 2 निर्णय ले लेने से एक समय पर ये कहीं भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो लगन में यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, 10वें भाव के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ेगी। करियर में भी अप्स एंड डाउन्स, करियर विलंब से बने या करियर विलंब से आपको करियर में सफलता मिले, खास करके वैसी सफलता जैसी आप अपेक्षा रखते हैं, वहां पर शनि विलंब से सफलता दिलवाएगा।
यहाँ पर शनि आपके विवाह भाव को देखेंगे, विवाह भाव में ऑलरेडी मंगल नजर आ रहे हैं, वहां पर शनि का प्रभाव वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। वहीं शनि की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर मेहनत के लिए बढ़िया है। तो कहने का मतलब है शनि कुछ मामलों के लिए तो काफी अच्छा है, लेकिन जिन मामलों के लिए खराब है वहां पर आपको अपने डिसीजन को बेहतर करके शनि के उन नकारात्मक प्रभावों से बचने की आवश्यकता है। तो एक निर्णय पर बने रहें, मैच्योरिटी शनि देगा, ये बढ़िया है आपके लिए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। 26 डिग्री के साथ यहां पर शनि मृत अवस्था के माने जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, चौथे भाव को देखें तो गुरु केतु यहां पर बैठे हुए हैं। चौथे भाव में गुरु केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है आमतौर पर, यहाँ पर चांडाल दोष का भी निर्माण हो रहा है। वैसे गुरु केतु की युति आध्यात्मिक उन्नति के लिए बढ़िया मानी जाती है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु केतु की युति बढ़िया है, अदरवाइज ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पर समझा जाए तो चौथे भाव में गुरु केतु की युति बन रही है। चौथा भाव मकान सुख, वाहन सुख का होता है और माता से भी संबंध रखता है ये भाव। अब यहाँ पर समझे तो चौथा भाव पीड़ित नजर आ रहा है, साथ में चंद्रमा भी हमें पीड़ित दिख रहा है, नीच का दिख रहा है। इस बात की सूचना यहाँ से मिल रही है कि माता को कोई कष्ट या माता से संबंधित कोई परेशानी देखने को मिल सकती है, यानी कि मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उस एरिया में थोड़ी परेशानी यहाँ पर दिख रही है आपके चार्ट में। यहाँ पर गुरु को समझे तो आपके सप्तमेश और कर्मेश होकर के चौथे भाव में यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। केंद्र अधिपति दोष भी कुछ हद तक यहाँ पर गुरु को जरूर लगेगा, क्योंकि 2 केंद्र घरों के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं यहाँ पर चौथे भाव में। तो कोशिश करें यहाँ पर कि अपना जो फोकस है वो एक तरफ रखें, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समझदारी से निर्णय लें, समझदारी से अपने काम को करें। करियर के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की जो 7वीं दृष्टि करियर के ऊपर पड़ रही है, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। करियर में ये गुरु आपको समझदारी देगा, ज्ञान देने वाला होगा। गुरु की दृष्टि जो कुंडली के 8वें भाव के ऊपर पड़ेगी, ये भी आपकी गेंस के लिए बढ़िया है, अचानक से मिलने वाले फायदे के लिए बढ़िया है। और गुरु 12वें भाव को देखेगा तो ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहतर है। धन का व्यय भी कराएगा, लेकिन गलत जगह पर नहीं कराएगा। आध्यात्मिक उन्नति यहाँ पर दिख जरूर रही है, लेकिन वो दशा पर भी निर्भर करता है और आपके ऊपर भी वो निर्भर करता है। यहाँ पर 23 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में गुरु बैठे हुए हैं। वक्र अवस्था में केतु की बात कर ली जाए तो 29 डिग्री के साथ यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। वही थोड़ी बहुत परेशानी माता जी को ये केतु देने वाले होंगे और आपको भी कई बार ये टेंशन देने वाला होगा। चौथे भाव में जब कोई पापी ग्रह बैठता है तो ये टेंशन कई बार पैदा करता है, तो उससे बचने की कोशिश करें। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। 14 डिग्री के साथ चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर युवावस्था का चंद्रमा है, लेकिन नीच का होकर के बैठा हुआ है। इस कुंडली में चंद्रमा को समझें तो चंद्रमा धनेश होकर के जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। धनेश होकर के 6th हाउस में जाकर के यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा नीच के भी होकर के बैठे हुए हैं और राहु से दृष्ट है। इस चंद्रमा को अगर आप देखें तो एक राहु की दृष्टि नजर आ रही है इस चंद्रमा के ऊपर, अदरवाइज किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो मन यहाँ पर जो है वो थोड़ा पीड़ित नजर आ रहा है और कंसंट्रेशन की परेशानी हो सकती है। तो कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई लिखाई करें, कंसंट्रेट होकर के अपने कार्यों को करने की कोशिश करें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। धन वगैरह कमाने में ये चंद्रमा आपको लाभ देंगे। हाँ, नीच का है तो शुरुआत 0 से होगी। नीच का चंद्रमा है तो शुरुआत थोड़ी स्लो हो, बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि चंद्रमा नीच का हो गया तो धन नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अपने सेविंग्स का जरूर ध्यान रखिए। अपने धन जो माता पिता ने आपको धन दिया है या जो दे रहे हैं उसका ध्यान रखिए। अभी चूंकि आपकी उम्र भी ऐसी है, युवावस्था में अभी आप हैं कुछ 16 वर्षों के आसपास, तो ध्यान रखिए कि आप जो धन का खर्च करेंगे वो सही दिशा में करें। गलत दिशा में धन का व्यय आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। मंगल की बात कर लेते हैं। 23 डिग्री के साथ मंगल 7th भाव में बैठे हुए हैं। वृद्ध अवस्था का यहाँ पर मंगल हमें दिख रहा है। इस कुंडली में मंगल को समझें तो षष्ठेश एवं लाभेश होकर के मंगल 7th भाव में जाकर के बैठे हुए। देखिए, मंगल का यहाँ पर बैठना बढ़िया नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंगल मार्केश बनते हैं। अब देखिए, मार्केश मंगल 7th में बैठ गए। देखिए, तो मंगल का वैसे ही नेचर जो है ना विवाह के अनुरूप अच्छा नहीं माना गया। मतलब विवाह के लिए मंगल का 7th में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, इसको मांगलिक भी हम कहते हैं। और ऊपर से यहाँ पर षष्ठेश है, मंगल 6th का स्वामी होकर के 7th में बैठा हुआ है। तो पत्नी को रोग, पत्नी को परेशानी, इस तरीके की चीजें ये मंगल आपको देने वाला होगा। वैवाहिक जीवन में भी कलेश की स्थिति कई बार ये मंगल दे देता है, तो इससे बचने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर शनि मंगल
का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ रहा है दृष्टि की वजह से, तो एक संघर्ष की स्थिति विवाह में भी देखने को मिल सकती है। यहां पर बैठ करके मंगल आपको कर्म को देखेगा, लगन को और धन को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में भी ये कंपटीशन, करियर में भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता, लगन के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर भी ये मंगल आपकी स्वास्थ्य में परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि सिक्स्थ का लॉर्ड है। अब देखिए, छठे का स्वामी मंगल लगन को देख रहा है और अष्टम का स्वामी शनि लगन में बैठा हुआ है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एक स्वास्थ्य और दूसरा ये थोड़ा संघर्ष देने वाला होगा, तो संघर्ष से घबराना नहीं है, संघर्ष से लड़ करके ही आगे बढ़ना है। और मंगल धन भाव को देखेगा तो मेहनत करेंगे, धन का लाभ मिलेगा आपको। यानी मेहनत का मतलब यहाँ पर पसीना बहाने से नहीं है, मेहनत का मतलब है कि आप लग करके काम करेंगे विथ फुल कंसंट्रेशन, ये मतलब है यहाँ पर। क्योंकि मिथुन लगन वालों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को हार्डवर्क तो करना चाहिए, लेकिन हार्डवर्क से ज़्यादा जो फोकस है ना वो स्मार्ट वर्क पे रखना चाहिए। यानी कि हार्ड वर्क से ज़्यादा समझदारी है आपके लिए कि आप स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करें, जो काम करना आपके लिए ज़रूरी है वही काम करें, वहीं पर अपनी एनर्जी ज़्यादा लगाएं, हर जगह अपनी एनर्जी नहीं लगाएं। ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत मत कीजिएगा, मेरी बात को गलत वे में मत लेना आप, मैं बस इतना कह रहा हूं कि एक बार एनालाइज कीजिए आप कि कहाँ पर मुझे अपनी एनर्जी देनी है, कहाँ पर नहीं देनी है। तो जहाँ पर देनी है वहाँ पर अपनी एनर्जी लगाएंगे, वहीं पर अपनी मेहनत करेंगे, तो स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कीजिए आप। मेहनत तो सबको करनी है। आगे बढ़ जाते हैं, नवम भाव को देखते हैं। सूर्य शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ पर अस्त के भी हैं। इस कुंडली में शुक्र को समझा जाए तो पंचमेश एवं द्वादशेश है, शुक्र जाकर के भाग्य में बैठे हुए हैं। शुक्र इस कुंडली का एक कारक ग्रह माना जाएगा, एक बहुत ही शुभ ग्रह माना जाएगा। जाकर के शुक्र यहाँ पर बैठे हुए भाग्य भाव में अच्छी स्थिति है, आपकी शिक्षा के लिए भी ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी और विदेश की यात्राओं के लिए भी इसे हम अच्छा मानेंगे। तो ये स्थिति बढ़िया है शुक्र की, अस्त के जरूर हैं बट फिर भी यहाँ पर शुक्र की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। आप शिक्षा वगैरह में आगे बढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, यहाँ पर शुक्र आपको लाभ देने वाले होंगे। अस्त का है शुक्र, सप्तम भाव हमें गड़बड़ दिखा, तो विवाह बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। वहीं सूर्य की बात कर लेते हैं, तीसरे का स्वामी है सूर्य, थर्ड हाउस हमारे छोटी मोटी यात्राओं का होता है, हमारे पराक्रम साहस का होता है, और मित्र या जो भी हमारे आसपास के लोग हैं ना, जैसे पड़ोसी हो गए, मित्र हो गए, क्लोज फ्रेंड्स, थर्ड हाउस जो भी क्लोज हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे छोटे भाई या छोटी बहन है, उन सबको दर्शाता है। सूर्य उसको देख रहा है। अगर आप अच्छे मित्र बनाएंगे, अच्छे नेचर के मित्र बनाएंगे, जिनका चरित्र अच्छा है, जो लोग अच्छे हैं, उनको अपना मित्र बनाएंगे, आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। वो मित्र आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यदि वो व्यक्ति अच्छा हुआ जिनसे आपने मित्रता की है, तो वो मित्र आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर देख रहे हैं कुंडली के तीसरे खाने को। बुध लग्नेश है आपका, जो कि थर्ड का, काल पुरुष की कुंडली के थर्ड का स्वामी होता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी कुंडली में जो थर्ड हाउस है या उसकी जो क्वालिटीज है ना, आपके जीवन में ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो मित्र यदि अच्छे होंगे तो जीवन में आपको बहुत उन्नति मिलेगी, उनकी सलाह से मिले, उनके सहयोग से मिले, उनके आइडियाज से मिले। और यदि खराब होंगे मित्र तो खराब आइडियाज देंगे, बर्बाद होंगे। तो मित्र बहुत सोच समझ के बनाएं, और अगर अच्छे मित्र हों तो अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि वो मित्रता बेहतर होती जाए। बाकी साहस पराक्रम छोटी मोटी यात्राओं के लिए सूर्य की स्थिति यहाँ पर बढ़िया है। देश विदेश की खूब सारी यात्राएं आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, आपके चार्ट से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वायु तत्व की राशि बन जाती है। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के दसम भाव को हम देख लेते हैं। राहु और बुध 10th हाउस में यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं। बुध यहाँ पर माफी चाहूंगा, नीच के दिख रहे हैं हमें। मीन राशि में जो बुध है वो नीच के हो जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो गुरु की दृष्टि इस बुध के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ पर इसकी नीचता भंग हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, गुरु और बुध के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि गुरु बुध के घर में, बुध गुरु के घर में, आपस में इन्होंने राशि का परिवर्तन कर लिया है। तो ये राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ माना जाता है, अशुभ नहीं, शुभ माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पर आपके करियर वगैरह में ये गुरु और बुध आपको सहयोग करने वाले होंगे। नीच के हैं तो शुरुआत थोड़ी धीमी हो, शुरुआत
थोड़े लेट से हो, लेकिन करियर में ये आपको सफलता देंगे। मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, सही चीज़ के लिए कीजिए, गलत चीज़ के लिए नहीं, सही चीज़ के लिए करिए। जैसे कि क्या मैं जो यहाँ मेहनत करने जा रहा हूँ कि क्या इस मेहनत से मुझे कुछ मिलेगा, सोचिए। आज मैं पार्टी पे जा रहा हूँ, इस पार्टी में मुझे कुछ मिलेगा, कुछ मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव होगा तो जाइए, अन्यथा मत जाइए। तो ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क तो सबको करना है, आपको भी करना है, लेकिन उस हार्डवर्क करने से पहले आपके लिए ये सलाह है, एक बार जरूर सोचिए कि उस हार्डवर्क करके मिलेगा क्या आपको। कुछ कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। यही है स्मार्ट वर्क आपके लिए। यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, करियर के लिए बढ़िया है, लेकिन राहु की भी स्थिति यहाँ पर दशम में नजर आ रही है, तो करियर में थोड़े अप्स एंड डाउन्स दिखें। मंगल और शनि दोनों का प्रभाव दशम के ऊपर है। शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि दशम के ऊपर है, तो करियर में भी कंपटीशन देखना पड़े, थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े, ये स्थिति आपको मिल सकती है। करियर थोड़ा विलंब से बने या करियर में थोड़ा इनिशियल डेज में संघर्ष हो, ये आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अपनी बुद्धि से, अपने स्मार्ट वर्क से आप उसको बहुत अच्छे लेवल तक लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि राशि का परिवर्तन हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। गुरु अपने भाव को देख रहा है, तो ये कहीं से भी नहीं कह सकते कि करियर अच्छा नहीं होगा। करियर बनने में विलंब हो, करियर बनाने में समस्या थोड़ी दिखे, लेकिन करियर बन जाएगा तो करियर बहुत अच्छे लेवल का बनेगा, ये भी दिख रहा है। राहु 10th में बैठे हुए हैं, दिमाग का उपयोग करिए, करियर में दिमाग का उपयोग करिए, स्मार्ट वर्क करिए। राहु ये नहीं कहता कि खूब मेहनत करो, पसीना बहाओ, राहु कहता है दिमाग लगाओ ज़्यादा, तो दिमाग ज़्यादा लगाइए आप, और कंस्ट्रक्टिव दिमाग लगाइए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। कंस्ट्रक्टिव सोचिए कि कहाँ पर मुझे क्या करना है और उस करने से मुझे क्या मिलेगा, तो वहां पर आपको ये लाभ देने वाला होगा। बाकी राहु वगैरह की दृष्टियों की बात करें तो दूसरे भाव, चौथे भाव और छठे भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तो माता के लिए ये बढ़िया नहीं है। चंद्रमा को देखेगा राहु, चौथे को देखेगा, ये मदर के लिए अच्छा नहीं है। बाकी धन भाव के ऊपर राहु की दृष्टि धन वगैरह के लिए भी ठीक है। दशाओं की बात कर लें तो बुध की दशा चल रही है आपको, जो कि 29 अगस्त 2025 तक आपको रहने वाली है, और बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा इस वक्त आपको चल रही है, जो कि 20 दिसंबर 2022 तक आपको रहेगी। दशा आपके लिए ठीक है, एजुकेशन से जुड़े मामलों के लिए ये दशा आपके लिए काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, तो पूरा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर आप लगा दीजिए इस वक्त। और आपकी कुंडली में ये नज़र आ रहा है कि जीवन के उत्तरार्ध में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा या ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी, यानी कि लेटर लाइफ में आपको थोड़ा ज़्यादा जो है सफलता देखने को मिले। दो राह पर ना चलें, कई बार कहा, फिर से कह देता हूँ, विवाह थोड़े विलंब से करें, सोच समझ के करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर जिद्दपन ज़्यादा है, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल लग्नेश को और लगन को देख रहा है, तो जिद्दीपन ज़्यादा है, तो उसको कम करने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल और शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है आपकी कुंडली में। तो ये संघर्ष तो देता ही है, लेकिन मन में भी कई बार चिड़चिड़ापन और जिद्दी नेचर का बना देता है, तो उससे बचने की कोशिश करिए, आपको उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। प्रश्नों को ले लेते हैं। 12th क्लास में है और मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए ही इन्होंने सब्जेक्ट चूज किया है, PCMB। IIT करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से, और देखिए IIT आप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का क्षेत्र आपके लिए है, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट वगैरह का क्षेत्र भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इंजीनियरिंग चूंकि अभी आपने चुना है, तो आंख बंद करके अभी पूरा फोकस इंजीनियरिंग के ऊपर लगाइए, मेडिकल नहीं, इंजीनियरिंग के ऊपर पूरा फोकस लगाइए, वही आपके लिए बेहतर है। इंजीनियरिंग करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, और उससे भी बड़ी बात बोलूँगा, एक मार्ग पर चलिए, 10 मार्ग पर चलेंगे नहीं होगा। मिथुन लगन वाले इसी में रह जाते हैं। दूसरा, IAS बनने के योग के बारे में देखिए, अभी इतनी दूर का मत सोचिए, जो सामने है, अभी आप सिर्फ 16 वर्ष के हैं, जो सामने है, जो अगले साल पेपर है या जो इस साल पेपर है, उस पर फोकस करिए। छोड़ दीजिए IAS करने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करना होगा, या मेडिकल में जाएंगे तो MBBS कंप्लीट करना होगा। तो अभी आपके सामने जो भी चुनाव है, जैसा मैंने आपको सलाह दी इंजीनियरिंग का, तो पहले इंजीनियरिंग करिए, यदि आपकी पसंद है तो वो आपके लिए बेहतर है। उसके बाद आप देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इसीलिए IAS बनने के योग के बारे में अभी मत सोचिए, IAS को साइड में रखिए, अभी जो सामने में है उसके ऊपर फोकस करिए आप।
इसके अलावा कोई और करियर, मैनेजमेंट वगैरह के करियर में जा सकते हैं, बट स्टिल मैं अभी आपको कुछ भी सलाह और नहीं दूंगा, वरना आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इंजीनियरिंग करियर बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग करियर के ऊपर फोकस करिए, सफलता मिलने की संभावना भी दिख पड़ती है आपकी कुंडली से। भविष्य कैसा है? भविष्य उज्जवल है इनका। अगर ये एक मार्ग पर चलेंगे तो एक मार्ग पर चलिए, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़िए, सफलता निश्चित मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। दो मार्ग चुनेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, आप समझ सकते हैं, इतना मैंने आपको समझा दिया, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, वही होगा। करियर विलंब से बनेगा, गिरते पड़ते कहीं पर पहुंचेंगे तो कोई फायदा नहीं है फिर। तो एक मार्ग चुन लीजिए, भविष्य उज्जवल रहेगा। अभी बुध की दशा चल रही है, संघर्षों के साथ ही सही सफलता दे देगा ये बुध। 2025 के अगस्त तक पूरा आपको बुध की महादशा चल रही है। बुध कोई खराब नहीं है, नीच का हो गया तो बर्बाद कर देगा बुध। इस झांसे में मत रहिएगा आप, इस झांसे में मत रहिएगा कि मेरा बुध नीच का हो गया तो कुछ देगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करिए, ये बुध देगा आपको सब कुछ। पिता की आयु के बारे में पूछा गया है, माता की आयु के बारे में पूछा गया है। देखिए, पिता की आयु के बारे में या माता की आयु के बारे में इनकी कुंडली से बताना मुश्किल है, मैं कम से कम प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। और जहां तक ये बात है कि स्थिति कैसी नजर आ रही है वो मैं आपको जरूर बता सकता हूं। यहां पर पिता के बारे में देखें तो नवम भाव पिता का होता है, वहां पर सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं, स्थिति बढ़िया है, कोई भी पापी ग्रह इस भाव को नहीं देख रहा है। शनि इस भाव के स्वामी ग्रह, वो भी लगन में जाकर के बैठे हुए, वो भी स्थिति बढ़िया है। सूर्य से नवम भाव देखें, वो भी अच्छा है। तो पिता के लिए स्थिति बढ़िया दिख रही है, पिता के लिए स्थिति कोई खराब नजर नहीं आ रही। मदर की जहां तक बात है, मदर के लिए स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, चौथे भाव में गुरु केतु का बैठना, राहु की दृष्टि का पड़ना, चंद्रमा का नीच का होकर के बैठना, ये सारी स्थितियां बता रही है कि मदर वाला जो फैक्टर है वो काफी कमजोर है चार्ट में। माँ वाला जो भी फैक्टर है वो काफी कमजोर है चार्ट में। पिता से जुड़ी हुई कोई परेशानी, कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है आपकी कुंडली में। नवमांश कुंडली को देखें तो नवमांश कुंडली का सार यही है कि विवाह सोच समझ के करें, थोड़ा विलंब से करें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली मिलान करना अनिवार्य है, विवाह से पूर्व अनिवार्य है आपके लिए। चलिए, आपको मैं कुछ उपाय दे देता हूं। संभव हो, देखिए बुध की दशा चल रही है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। संभव हो तो नित्य प्रतिदिन करिए, 20 मिनट का समय लगेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी से लेकर के, अभी इस प्रेजेंट समय से लेकर के 2022 के अंत तक गुरुवार के दिन मंदिर जरूर जाइए। हो सके तो मंदिर की साफ सफाई करिए, 2-4 रुपए दान कर दीजिए, नहीं तो केले का दान कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो बस मंदिर जाइए, मंदिर के अंदर जाइए, कोई भी मंदिर हो उससे मतलब नहीं है। गुरुवार के गुरुवार जाइए, आपके लिए वो बेहतर रहेगा। मंदिर की साफ सफाई भी करें तो भी आपके लिए वो बेहतर रहेगा। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार नित्य जाप करेंगे। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ध्यान करेंगे, मेडिटेशन किसी भी चीज़ के ऊपर करें, अपने सांसों के ऊपर करें, जो भी तरीका आपको आता है इंटरनेट से देखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रतिदिन 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना है, पूरी जिंदगी, होल लाइफ। और ये आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। अन्यथा आपको कंफ्यूजन ये कभी नहीं छोड़ेगा, कंफ्यूज्ड ही रहेंगे आप। तो मेडिटेशन करिए। आगे आने वाले समय में आप इस मेडिटेशन की समय को बढ़ा सकते हैं, आधे घंटे तक भी आप लेकर के जा सकते हैं। संध्या काल के समय में हनुमान जी की पूजा करने से आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं ना वो कम होती चली जाएंगी। एक तो विष्णु सहस्त्र नाम है ही आपको बल देने के लिए, आपके करियर को बेहतर करने के लिए, आपके जीवन को बेहतर करने के लिए। दूसरा, यदि आप हनुमान चालीसा संध्या काल में पढ़ते हैं तो इससे जीवन में जो कठिनाई आने वाली है ना, खास करके शनि और मंगल की वजह से, वो कठिनाई से आप बच जाएंगे, उन कठिनाइयों से आप बच जाएंगे। तो ये कुछ उपाय हैं आपके लिए, इन उपायों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। समय अभी अच्छा दिख रहा है एजुकेशन के लिए। इस वर्ष की बात की जाए, 2022 की बात की जाए तो एजुकेशन के लिए समय बढ़िया है। बस कंफ्यूज मत रहिए, कंफ्यूज रहेंगे, 4 दिशा में कदम बढ़ाएंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे आप, कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। अदरवाइज कुंडली बढ़िया है, समय बढ़िया है, अपनी एनर्जी, अपने फोकस को एक दिशा में लगाइए, आपके लिए वो स्थिति बेहतर रहेगी। जो सलाह आपको दी गई है बीच बीच में, उन सलाह को जहां तक संभव हो, आपके वश में जहां तक हो, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर वो सलाह आपको सही लगती है तो उसको फॉलो करने की जरूर कोशिश करिए। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 16 वर्ष जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।